अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबासा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगरेट बाकर। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, यानी सवाल और उठाएंगे वो ये है कि हमारे मुल्क में हादसात होते हैं तो फिर उन हादसात के हवाले से फ़ौरी तौर पर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, या फिर इसके साथ साथ अगर ये बात भी मज़ीद जोड़ ली जाए कि अगर कोई प्रोजेक्ट चलता है, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन होता है वो भी सरकारी, तो फिर वहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात होने चाहिए। यानी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब रोनुमा होते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कितने तैयार थे किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। जिस तरह से कुंभ की बात करें तो 40 से 50 करोड़ लोगों की, यानी आपने मेज़बानी का दावा कर लिया, लेकिन उस मेज़बानी का हक़ आप कितना अदा कर रहे हैं, कितनी लोगों की जानें अभी तक चली गई हैं, ये तो एक मामला हो गया। लेकिन हम रुख करेंगे और आगाज़ करेंगे श्रीशैलम से, तेलंगाना के श्रीशैलम से, जहाँ पर आज यानी एक टनल जो ज़ेर तामीर था, जिसका एक हिस्सा छत का वो नीचे गिर गया, वो मुनहदम हो गया। आज चौथा रोज़ है, आज भी यानी 8 जो वर्कर्स थे, हमारी आखिरी इतलात के मुताबिक, अपडेट के मुताबिक, उनको निकाला नहीं जा सका। और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ये तयक़ुन दिया जा रहा है कि कार्रवाई जारी है, इक़दामात जारी हैं और इन मज़दूरों को बचाया जाएगा। लेकिन चौथा दिन आज है और एक टनल से, यानी अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल होती या फिर कोई ऐसा मामला होता जिस तरह से अगर हम देखें थाईलैंड में आज से कुछ बरस पहले, यानी कि ऐसी केव में बच्चे जा चुके थे जो कई किलोमीटर अंदर तक यानी पानी दाखिल हो गया था और वो फंसे हुए थे, और बिल्कुल छोटी छोटी राहदारियाँ थी जहाँ से निकालना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद वहाँ किस तरह से कोशिश की गई और फिर उन बच्चों को, पूरे बच्चे जितने थे, यानी ग़ालिबन 12 कमसिन लड़के थे, जिनको निकाला गया। तो एक बड़ा चैलेंजिंग मामला है और 8 लोगों की जानों का मसला है। वो भी मज़दूर जो काम कर रहे थे, फंस गए, उनको अभी तलाश किया जा रहा है। उनको रेस्क्यू करने के लिए इक़दामात जारी हैं। सभी की नज़रें उस जानिब टिकी हुई हैं। हम आज का बुनियादी तौर पर सवाल ये होगा कि एक यानी ऐसा काम जिसके हवाले से ये इम्कानात होते हैं, ख़दशात होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर वो सहूलियात, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फौरी तौर पर रिलीफ के मामलात हमारे पास क्यों नहीं होते। इससे हम आगाज़ करेंगे और फिर इसके बाद हम दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली असम्बली में जो कुछ हंगामा आराई हुई और CAG रिपोर्ट शराब स्कैम मामले के तहत जैसे ही पेश की गई, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अराकीन और BJP के अराकीन के दरमियान काफ़ी टकराव हुआ, खूब हंगामा आराई हुई, और LG का जो खिताब था उसमें डिस्टर्बेंस की बुनियाद पर यहाँ यानी 21 जो आम आदमी पार्टी के अराकीन हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आला दिल्ली आतिशी को भी जो है मअतल किया गया 3 दिनों के लिए। तो क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है। और फिर इसके साथ साथ दिल्ली की बात करें तो हम 1984 का मुकदमा केस, सिख फसादात और उनका कत्ल, तो इस मामले में जिस तरह के आप सभी जानते हैं कि मामला चल रहा था, और इस हवाले से केस में साबिक़ MP जो कांग्रेस के हैं, इनको जिस तरह से, यानी सज्जन कुमार जिनका नाम है, इनको उम्र कैद की सज़ा दिल्ली की अदालत ने सुनाई है। तो हम थोड़ा सा उस वक्त को भी याद करेंगे और आज के वक्त का भी मुआवजा करेंगे कि उस वक्त अगर वाकई कोई खाती था तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी हम देखें, और इसके साथ साथ गुजरात के फसादात को भी हम याद करें, और इसके अलावा उसके बाद से आज तक मुल्क में फ़िरक़ा वाराना जो फसादात हुए, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, तो उन फसादात के जो ज़िम्मेदार थे, क्या सभी को सज़ाएँ मिली हैं और मिल रही हैं? क्या सभी जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ फराहम किया जा रहा है? तो इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम यानी आलमी सतह पर जो ख़बर है वो ये है कि अमेरिका ने अपने स्टैंड को, यानी अपने मौक़िफ़ को, जो उसकी पॉलिसी रिवायती हुआ करती है, उसमें बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। यानी यूक्रेन वॉर के हवाले से ये पहली मरतबा यानी 3 बरसों में हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में अमेरिका का मौक़िफ़ यूक्रेन के ख़िलाफ़ रहा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम
यानी जो करारदादें सलामती कौंसिल में मंजूर की गई हैं, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप से अपने आप को अलहदा कर लिया, और एक मौका वो भी आया कि अमेरिका ने रूस की तायीद कर दी, यानी दो मुतहारिब एक दूसरे के मुखालिफ ममालिक। तो इसको भी हम समझेंगे कि ये करारदादें किस तरह की थी, जिसमें यूक्रेन में अमन के लिए, जंगबंदी के लिए करारदादें मंजूर की गई, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान शेख मंजूर अहमद साहब। मैं मंजूर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। मंजूर साहब, हम बात करेंगे कुछ मुल्क की भी, दिल्ली के असम्बली में जो कुछ हंगामा आराई हुई उस हवाले से भी, और इसके साथ साथ जो 1984 का जो मुकदमा था जिसमें कांग्रेस के साबिक MP को यकीनन, हाँ, उनको जिस तरह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, और फिर साथ ही साथ यूक्रेन के मामले पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम श्री सैलम का रुख करें, और मेरा आपसे बुनियादी तौर पर सवाल ये होगा कि जहाँ कंस्ट्रक्शन, वो भी सरकारी तौर पर कोई काम चलता है, तो वहाँ पर ये खदशात होते हैं कि कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, क्या वो तैयारियां आज भी हम जो है नहीं कर पा रहे हैं? 8 मजदूर हैं, उनके रेस्क्यू के लिए अब भी जो है इक़दाम जारी हैं, और अभी तक उनको जो है हमारी अपडेट के मुताबिक उनको निकाला नहीं जा सका है। तो मंजूर साहब, कहाँ हमारे पास जो है अब भी यानी कमी रह गई है कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के चैलेंजेस को हम जिस तरह से निपटना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं? जी मंजूर साहब। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ये कंटिन्यूअसली चल रही है। इससे पहले भी अगर आपने देखा, उत्तराखंड में भी जो बहुत सारे मजदूर जो है वो फंस गए थे। हाँ। फिर जो है रैट माइनर्स जिन्हें कहते हैं, उनकी खदमात लेने पड़ेंगे, और आजकल उनको तेलंगाना भी भेजा गया है ताकि वो वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन ये है कि खासकर जब अंडरग्राउंड काम होता है जी, तो उसमें ये देखना पड़ेगा पहले से ही, जो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये करते हैं कि इसमें जो है क्या, जब ये खुदाई करते हैं, क्या वो बियर कर सकेगी वो बर्डन जो है अर्थ का। इस लिहाज से वो नहीं करते हैं, अंधाधुंध ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से ये हादसात आए दिन होते हैं। इसी वजह से जो है पहले वहां हुआ, अब यहाँ हुआ, इससे पहले भी कहीं और जगह हुआ है, तो प्रॉपरली जो है काम नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, जब आप माइनिंग में काम करते हैं या नीचे काम करते हैं, तो इसके लिए एस्केप रूट बनाने की बहुत जरूरत है। अगर तादाद जो है, जो मजदूर जो वहां पर है, उनकी तादाद ज्यादा है, ये देखना चाहिए इससे पहले ही जब ये खुदाई शुरू करे तो किस तरीके से इनका एस्केप रूट बनाया जाएगा। हालांकि हमने हाल ही में जो टनल्स बनाए गए जम्मू कश्मीर में भी या कहीं और भी बनाए गए हैं, तो इसमें यह ख्याल रखा गया है कि टनल में ही एक रूट बनाया गया है, खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो जो वहाँ ट्रैप होते हैं उनको निकालने में आसानी हो। भाई ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉस्ट, इसमें एक्सपेंसिव बहुत होता है। लेकिन गवर्नमेंट की निगरानी भी बहुत कम होती है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो सुपरविजन होता है प्रॉपरली नहीं होता है ना उस पर। अगर हमने ऐसे भी देखा है जैसे आग के वारदात होते हैं तो पता चलता है कि जो फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स नहीं लिए गए हो। ये आम तौर पर बिल्डिंग्स में होता है, और जहां पर यह ऐसा काम होता है वहां कभी भी ऐसा, ये गवर्नमेंट इतनी सीरियसली मामलात को सीरियस लेते ही नहीं है, ना इसके लिए काम करते हैं, या प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल मंजूर साहब। अच्छा, हम इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, यानी थाईलैंड का भी एक वो केव का मामला जिसमें बच्चे जाकर जो है फंस गए थे, तो किस तरह से यानी बिल्कुल छोटी छोटी राहदारियाँ थी और उसमें से बच्चों को सही सलामत निकाला गया था। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मामला ये है कि जैसे बोरवेल अगर खोदा जाए तो इतनी लापरवाही कि हर चंद दिनों में कोई ना कोई वाक़या आता है जिसमें मासूम छोटे बच्चे जो है उसमें गिर जाते हैं। और सबसे पहला वाक़या जो मंजर पर आया था प्रिंस का था, काफ़ी वो मशहूर हुआ था, लेकिन आज भी हमारे पास वो वाक़यात जारी है, कोई उस पर जो है एक्शन नहीं होता। देखिए, पहली बात ये है जहाँ पर भी ये बोरवेल होते हैं या कोई ऐसा ही तालाब हो या कुछ हो, उसको सेफ्टी मेजर्स के लिए इसको ढकने की जरूरत होती है। जी हाँ।
वो बचा गया, और कितनी मेहनत की थी उसको, तो अल्टीमेटली जो है उसको बचा नहीं सके वो। जी जी जी, ये जो है इसके लिए हर एक जगह जहां पर भी ये बोरवेल हो या कोई चीज भी काम होता है, जी हाँ, काम हो, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करने की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो है इंतजामिया का होता है जी। इंतजामिया में हमेशा हमने देखा है इनका बाय एंड लार्ज केयरलेस अप्रोच रहता है। वो इतना सीरियसली इसका काम का अवार्ड देते हैं, किसी को ये ठेका देते हैं, तो वो जिस तरीके से उसको न इसका सुपरविजन होता है, न ये देखते हैं कि इसमें जो, जैसे आपने कहा थाईलैंड में उसमें जो एस्केप रूट होता है, ये इसमें जो दूसरी तरीके से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जो होता है रास्ता, ऐसा वो कभी सोचते ही नहीं है। ना अभी यहाँ के सिस्टम में अभी ऐसा कोई सिस्टम पैदा हुआ है जो इस बारे में सीरियसली सोचे, संजीदगी से काम करे, ताकि ऐसे हादसात आइंदा नहीं हो। मधु साहब, मैं इसी के साथ, क्योंकि हम हादसात की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है रिलीफ है, और यानी ये भी एक मसला होता है। तो जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, बिलखुसूस कश्मीर की, तो क्यों हम देख रहे हैं कि आए रोज यानी आतिशज़दगी के वाकयात इतने बढ़ चुके हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। आतिशज़दगी बेसिकली जो है विंटर के दौरान ज्यादा होता है। इसमें 2-4 कारण है जी। एक तो ये हाल ही में आपने देखा जो सोनमर्ग में हुआ, जो मैसिव फायर हुआ, जिसमें बहुत सारे दुकानें, होटल्स बर्बाद हो गए हैं। एक तो वहां पर जो है सर्दियों में एक तो बुखारियां इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ होता है जो हमाम होता है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी बात हमने ये भी देखा, कुछ लोग क्योंकि वो बुखारियां या जो वहां लगाते हैं, कोल का ये लगाते हैं, वो मर भी जाते हैं, बेहोश होते हैं। अभी कश्मीर में ही एक शायद वो 4 मेंबर फैमिली थी, वो दम घुटने से वो मर गए। जी। तो ऐसी चीजें, ये सर्दियों में सर्दी की वजह से लोग अपने आप को अंदर गर्म रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है खास कर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि घर वालों के भी और इंतजामिया को भी इसके बारे में कैंपेन चलाने की जरूरत है कि ऐसी चीजें जिसमें आपने देखा एक कोक वाला जो कोल है, उसमें एक जो है जो निकलता है गैस, अगर इसको बंद कमरे में रखा जाएगा, इससे आदमी बेहोश हो जाएगा, दम घुट के खत्म हो जाएगा। ज्यादा देर रहेगा तो उसके मरने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए या खिड़की या दरवाजा किसमें कुछ उसमें खोल के रखना चाहिए, ताकि वेंटिलेशन हो और ये जो इसका इम्पैक्ट है नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लोग कुछ बेखबर भी है, उनको ज्यादा इसके बारे में एजुकेट नहीं किया जाता है। इसलिए इंतजामिया को लिए भी ये जरूरी है कि जब मौसम सरमा का मौसम ये शुरू हो जाए, तो वो लोगों को थ्रू एडवर्टाइजमेंट टीवी के जरिए उनको ये शऊर बेदारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इन्फॉर्म करे कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स की जरूरत है, ताकि ऐसे हादसा कम हो। यकीन मधु साहब, अब हम दिल्ली का रुख करेंगे, लेकिन दिल्ली में असम्बली से पहले मैं चाहूँगा कि जेपीसी की जानिब से एक तो यानी हमने देखा कि वक्फ तरमीमी बिल का मामला, लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरगर्म हो चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब दूसरा मरहला जो हमारा पार्लियामेंट के बजट सेशन का होगा, तो उसमें जो बिल्स हैं वो किसी पर जो है बहस होगी, शायद किसी को पेश किया जाएगा? वक्फ बिल तो ऑलरेडी जी हाँ पेश हो गई, इंट्रोड्यूस तो हो गई। हाँ। अब ये देखना है क्या वो इस बिल पर जो है, जो पार्लियामेंट का सेकंड सेशन आ रहा है बजट सेशन का, क्या वो इसमें इसको डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, पास करने के लिए, यानी कि उस पर बहस होगी, लिस्ट करेंगे, इसको लिस्ट करेंगे। लेकिन ये देखना है, इस पर बहुत सारा जो है रोष है, खासकर अपोजिशन पार्टीज में और मुस्लिम कम्युनिटी में भी। क्योंकि बदकिस्मती ये है 40 से ज्यादा अमेंडमेंट्स जो है अपोजिशन पार्टीज ने इस बिल के लिए दिए, और हैरानगी की बात यह है कि एक भी अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं की गई। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये भी है कि
मुस्लिम क़यादत जो है वो कोई फैसला ही नहीं कर सकते। वो क्लूलेस है, ना उनमें कोई यूनिटी है, ना कोई वो प्रोग्राम कर सकते हैं ऐसा जिसमें गवर्नमेंट पर दबाव डाला जाए कि एटलीस्ट जो उनकी जो बात है किसी न किसी तरीके से इनके जो हदशात है उनको दूर किया जाए और जो वो चाहते हैं उसको एकोमोडेट किया जाएगा। खासकर जो नॉन मुस्लिम की अपॉइंटमेंट है या कुछ और चीजें हैं उस पर वो कुछ नहीं है। हर एक मुस्लिम पार्टी अपने तरीके से इसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली कुछ होता ही नहीं है। पास भी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बयानात आते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेरे ख्याल में इनइफेक्टिव बन गया है। उसमें कोई काम ही नहीं होता है, सिर्फ बयानबाजी होती है, बड़े बड़े रहनुमा लेक्चर्स करते हैं और इफेक्टिव तौर पर कोई काम नहीं करते। यानी कि मोबिलाइज करते थे वो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा इंटेलिजेंसिया या अपनी कम्युनिटी के लोगों को करते कि एक तरीके से साइलेंट प्रोटेस्ट लेटर्स लिख के कुछ ना कुछ करते, वो तो ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं है। इसलिए मुझे इसमें कोई हैरानगी भी नहीं है कि सूनर और लेटर ये बिल भी पास हो जाएगी। अब रहा वन नेशन वन इलेक्शन, जी हाँ, इसका मुझे लगता है इसमें थोड़ा शायद टाइम लगेगा। अभी इसमें जो चल रहा है तो इसमें गवर्नमेंट एक तो इन्होंने किया है, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए ये आसानी है कि इसको जो है आसानी इतनी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी इसके लिए जरूरत है। जी जी, तो अभी इसके पास नहीं है, शायद लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में दे विल बी एबल टू मैनेज इट क्योंकि और ये हमने लिखा है इवन जो इसके अलाइज है एनडीए अलाइज लाइक जेडीयू या टीडीपी वक्त बिल पर उन्होंने भी साथ दिया, हाँ दे दिया है, जी हाँ साथ। तो आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल ये सूरत हाल है। बहरहाल इसके साथ साथ मंजूर साहब, अब ये यकसा सिविल कोड के मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो एक रियासत यानी उत्तराखंड में बाज़ाब्ता तौर पर जो है इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है? अब ये है, इसके बाद जो है गुजरात ने भी हाल ही में ये कहा है कि वो भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये सुनने में आया है इसको चैलेंज किया जा रहा है, कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये एक कम्युनिटी के लिए जो रखा है, जो हमारे दस्तूर में कहा गया है कि हर एक इंसान को, हर एक मजहब के रहने वाले को उसको ये राइट दिया जा रहा है कि वो किस तरीके से जो है अपनी जो है रिलीजियस राइट्स है, जो कुछ भी है वो अपने तरीके से इसको परफॉर्म करे। वो इससे ये वायलेशन होती है। अब देखना है कोर्ट का भी क्या अप्रोच रहेगा और गुजरात हुकूमत भी क्या करे। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, वो टेस्ट डोज के दे, एक जगह किया उसमें ज्यादा रिजल्टमेंट नहीं हुआ तो दूसरी जगह वो कराएंगे। एटलीस्ट अपने स्टेट में एक एक करके वो करना चाहते हैं, और अगर ऐसा रहा तो ये नहीं है गुजरात के बाद यूपी भी हो सकेगा, ये कौन सी बड़ी बात है। जी हाँ। अच्छा मंजूर साहब, आप अदालत में जाएंगे तो क्या मतलब जहां पर नाफिज कर दिया गया है क्या वहां पर कोई स्टे हो सकता है? मतलब रोक तो लगा सकेगी अगर अदालत चाहे तो, अगर अदालत चाहे तो जी, लेकिन अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया वहाँ, जी हाँ, जी हाँ, उत्तराखंड में, जी हाँ। या तो उस वक्त लाते तो जिस वक्त जो है अब मिडवे इसको रोक लगाना जो है, या तो जब फैसला आ जाएगा उस वक्त अदालत कहेगी ये नल एंड वाइड है, इसको डिक्लेयर किया जाएगा, तब ये खत्म हो जाएगा। अभी तो नहीं है, अभी तो चल रहा है। अभी बहुत सारे केसेस आए हैं, लोगों को बहुत हरास भी किया जा रहा है। उनको कहा जाता है जब भी वो जो कुछ शादियां हुई है वो जब रजिस्टर करने जाते हैं कुछ लोगों को हरास भी किया गया है इस सिलसिले में। लेकिन ये चीजें तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, सारा कुछ ऐसे ही सिस्टम चलता है। जी, यानी ये जो दूसरा सेशन है मंजूर साहब, वो मतलब कई, अच्छा इसमें यही मामलात रहेंगे? अच्छा, इससे हटकर जो बजट, जो वाकईतन बजट का मामला, आम बजट का मामला जो आम लोगों से जो है, तो उसमें क्या कुछ मतलब सिवाय वो 12 लाख का मामला जो सुर्खियों में बना, इसके अलावा मजीद अब क्या जो है अचीवमेंट हुआ है? देखिए 12 लाख का मामला भी इतना आसान नहीं है।
जी ये जो जैसे इन्हें लगता है, ये हमें रोजी पिक्चर दिखाई गई है कि 12 जी लाख को टैक्स डिडक्शन दे देगी, लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है। हाँ चाहे आप इंश्योरेंस में करो, फंड्स में करो, जी तो उसके लिए जब आपके पास पैसा होगा तब आप करोगे ना। जी इसमें खैर 1.5 लाख या 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको टैक्स छूट मिलेगी इसकी ATCC के जी जी हिसाब से। जब आपको अपनी जरूरियात इतने हैं, हाँ तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करोगे दूसरी चीजों के? बच्चों के अगर आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में 8-8, 10-10 हजार पर महीने फीस है। जी अगर देखा जाए हेल्थ जो इतना एक्सपेंसिव महंगा हो हो गया, रहा है। कहाँ से है? जी हाँ अगर कोई रेंट पर रहेगा उसको क्या मिलेगा? पैसा कहाँ से लाएगा वो? जी ये जो एक तो ये है। दूसरी बात, अब ये देखना है सारा कुछ इकोनॉमी पर भी असर कर रहा है। ट्रंप ने जो इनको थ्रेटन किया है कि वो जो टैरिफ बढ़ाएगा, हाँ हाँ और जिसके लिए शायद 1-1.5 महीने के अंदर इसमें क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि इंडियन गवर्नमेंट कितने टैरिफ कम करेगा उनके जो जी। ऑलरेडी उन्होंने कहा है एलन मस्क ने कि वो अपना जो है व्हीकल्स है वो यहाँ भेजना चाहता है, टेस्ला। जी तो इसको ये है। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें वो कहते हैं, मोटर बाइक्स जो अमेरिका के है उस पर टैक्स कम किया गया है। जो ब्रिवरीज है यानी कि शराब के बहुत सारे अकसाम है, उन पर भी टैक्स कम किया गया है। अगर आपने देखा पिछले हफ्ते 8-10 दिनों के अंदर स्टॉक मार्केट में तबाही मच गई है। 1% से ज्यादा जो है गिरावट आई। और विड्रॉवल्स होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले, विड्रॉवल्स हो रहा है जी। जो एक तशवीशनाक बात है, इससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। अब जो है बजट ओवरऑल क्या रहेगी वो तो उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये अब कमिटीज में जाता है जहां पर ये डिस्कस करके फिर फाइनली क्या शेप होगी। जो मेजर स्कीम से जैसे मनरेगा था उसमें काम किए गए, आपके हेल्थ सेक्टर में काम किया, एजुकेशन में काम किया गया, तो वहां पर जो काम लोगों को जहां से फायदा होता था इसमें अगर कमी हो गई है जी, तो कहाँ गरीब जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको क्या फायदा मिलेगा? बल्कि सूरत हाल तो ये है कि अब इसके मज़ीद जो यानी असरात हैं वो आने वाले दिनों में, अगर जिस तरह से मंजूर साहब ने कहा कि इंटरनेशनली भी यानी अमेरिका की जानिब से भी जो टैरिफ का मामला है, जो टैक्सेस में इजाफा का मामला है, तो हमारी भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इसी में अगर हम देखें स्टील वगैरह, उसके भी जो है उसमें भी जो है इजाफा किया गया है। तो हमारे पास उन्होंने 5-6 जो है सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जी। अब सूरत हाल हमारी कुछ यूं हो गई है कि यानी कुंभ मेले में 40 से 50 करोड़ लोगों की मेज़बानी कर दी और एक रिलीजियस इवेंट जिसको जो है यानी एक इंटरनेशनल बना दिया। ये इसको अचीवमेंट समझा जा रहा है। और इसके साथ साथ वक्फ बिल की अगर हम बात करें तो वो भी जो है एजेंडे में शामिल है भाजपा के, तो वो भी एक काम किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक का मामला कर दिया गया, वो भी एक काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो रिलीजियस मकामात हैं उनके हवाले से जो कुछ बाज़ यानी सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो शायद इसको भी समझा जा रहा है कि बहुत कुछ रिवाइव किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात हमारे जो है एजेंडे बन चुके हैं और इसी पर जो है हमारे मामलात जो है सारा वक्त जो है सर्फ हो रहा है। और अगर कोई रियासती असम्बली यानी असम्बली की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, इसमें जो मुद्दे हैं वो एलिगेशंस या स्कैम्स पर हो रहे हैं कि आपने किससे कितना ले लिया, जॉर्ज सोरोस का मामला क्या है या फिर यूएसएड का मामला क्या है, आपको कितना मिला, हमको कितना मिला। इसमें वक्त गुजर रहा है और लोगों को जो है इसी से फारिग कर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मंजूर साहब ने कहा, मंजूर साहब बात यहाँ पर यह है कि आपने जिस तरह से कहा टैरिफ को जो बढ़ा दिया गया, अमेरिका की जो पॉलिसीज यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया उसके असरात फिर आने वाले दिनों में, आज ही अगर हमारी जो है स्टॉक मार्केट पर इसका असर होता है तो कल आने वाले दिनों में हमारे जो आम लोग हैं उनकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है। पहले ही महंगाई 10 वर्षों में कहां से कहां हो गई है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अमेरिका ने 4-5 जो सेक्टर्स है इनको आइडेंटिफाई किया है जी। एक तो पहले ही स्टील पर उन्होंने 20% का जो है कस्टम्स ड्यूटी लगाई है जी। इसके अलावा है जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल है जी,
जिन पर और मैन्युफैक्चरिंग में जो है मशीनरी पर लगाया है, जिसमें इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है इस पर लगा है। ये जो है तकरीबन इंडिया के हर एक शोबे में है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। उस पर ड्यूटी लग जाएगी और उससे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ेगा। और ये जो सेक्टर में रिलेटेड लोग है, जब सेक्टर खुद इफेक्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट में तो कमी आ जाएगी, कमी आएगी। जी हाँ, और कमी आएगी तो हमारा रेवेन्यू कम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, अमेरिका जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया है। जी हाँ, $120 बिलियन का है ट्रेड। तो चाइना है दूसरा, गल्फ कंट्रीज है तीसरा, और यूरोपियन यूनियन, ये 3-4 बड़े हैं। इसमें अभी हाल ही में रिपोर्ट आया कि अभी तक जो है जनवरी तक $101 बिलियन के चाइना से एक्सपोर्ट हुआ है। और इसमें जो है $120 बिलियन जो यूएस के साथ हो रहा है, इसमें जो है इंडिया तकरीबन $82 बिलियन के जो है गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो कहता है मैं इन पर, और वहां से तकरीबन सिर्फ 40 बिलियन या $38 बिलियन का ही वहां से एक्सपोर्ट। उस पर वो कहता है ट्रम्प कि ये इंडिया इज ए टैरिफ किंग, यानी कि सबसे ज्यादा कस्टमर्स ड्यूटी या टैरिफ जो है इंडियन गवर्नमेंट लगाती है, हाँ। उसके प्रोडक्ट्स को। अब वो कहता है इसमें पैरिटी होनी चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए, हाँ। अगर कोई 10% लगाता है हम भी 10% लगाएंगे। अब चूंकि अगर वो इंडिया 80 बिलियन लगाता है, उस पर उसने 10% ही लगाया है, या जो कुछ भी वो लगाएगा, नेचुरली जो एक तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, वहां पर एक्सपेंसिव बनेगा वो, दूसरे इसमें आ जाएगा, और इससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एक्सपोर्ट में खतरा है, इसमें कमी आने का खतरा है, लेकिन अभी नहीं कह सकते जब तक ये वर्कआउट करें। उनको शायद दिया है 1 महीने का टाइम दिया है कि वर्कआउट करना चाहिए कि किस तरीके से ट्रेड में क्या क्या करेंगे। लेकिन ये है, इसका असर ये पड़ा है जी, बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपना विड्रॉ करना शुरू किया। हाँ, ये हो रहा है, जो एक है। दूसरी बात ये देखना है ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट कैसे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिक्स जो सोच रहा था कि अपनी करेंसी वो पर ट्रेड करेंगे, उस पर भी उसने कंप्लीटली सख्ती से जो नहीं कर सकते, या दूसरे कंट्रीज के साथ, चाहे रशिया के साथ इंपोर्ट वो कर रहे थे तेल, और उनको रुपये रूबल में ट्रेड कर रहे थे, वो भी नहीं होगा। तो ये चीजें, ये अल्टीमेटली एक जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही कह सकता है कि इसका ओवरऑल क्या होगा। लेकिन अपरेंटली ये लगता है जिंदगी के हर शोबे पर इसका असर, के हर शोबे में इसका असर पड़ेगा, और महंगाई के लिए फिर मजीद महंगाई के लिए तैयार रहना होगा, लोगों पर स्ट्रेस आ जाएगा। ये मुद्दा है नाज़रीन। असल मुद्दा ये है कि महंगाई जो है कम होने की बात नहीं है, बल्कि कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि महंगाई और मज़ीद इजाफा होगी, और हमारा जो रिस्पांस होना चाहिए वो क्या है, वो हमारी नज़रों के सामने ये है कि हम जो इल्लीगल माइग्रेंट्स गए थे, तो हमने ये अमेरिका को कह दिया है, आश्वासन दिला दिया कि हम ऐसे इल्लीगल भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पंजाब में क्रैकडाउन चल रहा है, और बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं उनके लाइसेंस देखे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सौ के जो है मनसूख कर दिए गए हैं। मतलब हमारा ये रिस्पॉन्स है, हम ये काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मुद्दा क्या होना चाहिए, लेकिन मुद्दे क्या हैं हमारे ऐवानों। दो चीजें और है जी, ये अच्छी बात है उन्होंने क्रैकडाउन किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इलीगल कोई करता है तो जी, क्रैकडाउन की जरूरत थी आज से 5-8 साल तक। हाँ जी हाँ। अब दूसरी बात ये देखिए, ये तो एक है कि प्रिवेंट कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ से जाने जी, एक तो वहां पर उन्होंने ही पाबंदी लगाई। दूसरी बात ये है, इसमें 2-3 किस्म के, एक जो रिपोर्ट आ रही है वहां से जी, जो इंटरनेशनल एक रिपोर्ट है, 7.5 लाख इंडियंस अमेरिका में है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट वहां रहने की। एक तो इनकी कैटेगरी है। जी हाँ। दूसरा है
18,000 और है जिनको आइडेंटिफाई किया है उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए। और इसमें से जो है 200-300 जो 3 जहाज अभी तक तो आए हैं, कुछ आए हैं जिनको पनामा भेजा, पनामा से उनको इंडिया लाया गया। जी। ये तो दूसरा है। तीसरा एक रिपोर्ट आया था टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे पेपर्स में, 93,000 जो इंडियंस है वो मैक्सिको बॉर्डर पर वेट कर रहे हैं किस तरीके से वो अमेरिका दाखिल हो जाएंगे। अब उन बेचारों ने भी तकरीबन 30 लाख 40 लाख रुपया खर्च किए होंगे वहां जाने के लिए। क्या हाल होगा अब वो भी उनका भी जो है मुस्तकबल जो है सील हो गया है। अब उनको किस तरीके से लाया जाएगा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस पर कोई बात नहीं है के लिए उनको या तो वापस लाना पड़ेगा, उसके बगैर चारा भी कुछ नहीं है। अब इसमें से कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, ये एक आइंदा जो है 8-9 महीनों के अंदर इसके बारे में पता चलेगा। जी हाँ, और उनकी मुसीबत उनकी परेशानी को फिलहाल जो है पार्लियामेंट में उठाने की जरूरत है। जी हाँ, पंजाब के एक आदमी है जिसके बारे में कहा गया वो पहले 4 महीने पहले गया, उसको उस वक्त डिपोर्ट किया, फिर वो गया जी, और 4 महीने के अंदर ही दोबारा उसको डिपोर्ट किया गया, और तकरीबन उसने 50 लाख रुपए, ये भी लोगों को भी जो समझ कम है, 50 लाख रुपया में वो एक अच्छा खासा कारोबार शुरू कर सकता था। लेकिन पता नहीं अमेरिका के ख्वाब देखकर बिल्कुल जुनून है था, वहां पर उसको क्या उनसे बड़ी नौकरी मिलती, वहां भी वो फिर वही करते हैं, पेट्रोल पंप पर करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में करते, यही छोटा मोटा काम करते, और वो भी जो है उसको भी अंडर कवर ही करना पड़ता था। जी हाँ, बिल्कुल, ये नहीं कि ओपनली नहीं कर सकता था, बिकॉज ही वाज एन इलीगल इमिग्रेंट। एग्जैक्ट, वो तो नहीं कर सकता था, अब किसी के सहारे वो करता था। बिल्कुल, ये सूरत हाल है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये मुद्दे हैं, लेकिन इस पर कोई अभी तक तो कोई बात नहीं है, और कितना संगीन मामला है कि अपोजिशन की भी गलती है, अपोजिशन भी मुकम्मल जिस तरह से उठाना चाहिए, कुछ नहीं उठा रही। कांग्रेस का रोल जो है बिल्कुल बड़ा डिसमल रोल है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये कौन से इसने रखे हैं अपने 3, इसमें भी खुश है कि इनको एक 0 सीट आई दिल्ली में, खुश है कि आप भी हार गए, हम भी। ये सूरत हाल। चले मंजूर साहब, यहीं पर माइंडसेट क्या है कांग्रेस के लोगों का, हाँ, क्या है वो समझते हैं अपने आप। अब दिल्ली में जो कुछ असेंबली में जो कुछ चल रहा है, इसको देख के शायद कांग्रेस वाले भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये लोगों के हक में क्या है? अब जैसे सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, कुलाड़ी मारे हैं। हाँ, अब दूसरी बात आप देखिए, विद इन कांग्रेस अब चल रहे हैं इन फाइटिंग, एक तरफ शशि तरूर, दूसरी तरफ जो है मनीष तिवारी के साथ भी अच्छा सलूक, या कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टाइम भी नहीं मिलता है, उनके साथ डिस्कस नहीं किया जाता है। ये पता नहीं इस पार्टी का मुस्तकबल क्या होगा। हालांकि इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली इनकी डिफीट हुई और बुरी तरह डिफीट हुई, और ये सुधरेंगे नहीं जब तक कि अपने आप को सुधारना न चाहें, तो उनका कुछ नहीं बनेगा। ये तो ये बेस्ट है, अपोजिशन में ये रहेंगे, इससे ज्यादा भी ये कुछ नहीं कर सकते। मधु साहब, अब दिल्ली की सूरत हाल के हवाले से क्या उम्मीद की जाए? क्या मतलब ये जो चल रहा है असेंबली में फिर यही चलता रहेगा? आम आदमी पार्टी के अराकीन और इनके, और वही सीएजी का मामला, वो शराब इस्काम का मामला, लोगों के मसाइल जी, क्योंकि उनका पहला सेशन था, उनको भी ये करना था कि पिन डाउन करना था आपको कि क्या क्या उन्होंने जो शीश महल के बारे में, ये जो घोटाला के बारे में, लिकर घोटाला के बारे में, या जो कैग का जो रिपोर्ट आया है वो तो उठेगा। इसी वजह से आज जो है 20 जो है आप मेंबरान जो है उनको सस्पेंड किया गया है 3 दिन के लिए। पहले सेशन में तो ये होना ही था, लेकिन अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने पार्टी को यूनाइट करके रखे। हाँ, ये इसके लिए बड़ा वो चैलेंज है जी। ऑलरेडी आपने देखा इलेक्शन के फौरन बाद 3 जो है म्युनिसिपल काउंसिलर्स उन्होंने छोड़ दिया। अभी ये देखना कुछ खतरा वहां भी है, पंजाब में भी है। जी। अगर वो अपने मेंबरान को इंटैक्ट रख सकेगा, जुड़ के रखेगा, तो वो सियासत, अच्छी सियासत कर सकता है और इसका एक रोल भी रहेगा। लेकिन अगर उसमें किसी किस्म की कोताही रही, जैसे कि कांग्रेस की रही है, तो हो सकता है ये पार्टी को का मुस्तकबल जो है फिर
रोशन नहीं है, फिर इसके लिए अंधेरा ही अंधेरा है। जी मधु साहब, इसी के साथ अब जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सज्जन सिंह का जो यानी 1984 के सिख फसादात का मामला है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि वाकई वो जो फसादात थे, जो वाक़यात थे, वाकई दर्दनाक, तो अगर जो कोई खाती है तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या थोड़ा सा हम मुआवजा करें? एक तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, और थोड़ा मुआवजा ये भी चाहूँगा कि सिर्फ वो फसादात नहीं हुए थे, फसादात दीगर भी हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, गुजरात से लेकर आसाम तक, आसाम से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर दीगर जो है मकामात तक, क्या वाकई जितने मुतासरीन हैं? तो जी डेंजरस थे, क्योंकि मैं उस वक्त यूएनआई में था। जी जी। और शायद हमें भी, यानी कि पहले दिन तो इतना नहीं हुआ है, 84 के ये अक्टूबर का टाइम था, लेकिन दूसरे दिन ये फसादात शुरू हुए। तो पहले चांदनी चौक में हुआ, सीसगंज गुरुद्वारा के पास, फिर ऐसे फैल गया। यह हकीकत है कि उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने पार्ट इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन किसने किया हम तो नहीं बोल सकते, हम ये नहीं कह सकते। हालांकि उस वक्त बाद में नाम आ गया, जगदीश शेट्टर का आया, इनका आया। इनफैक्ट ये भी कहते थे HK अलबट जो कांग्रेस के रहनुमा, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ यही नहीं थे, बहुत सारे और भी जो है पॉलिटिकल जो दूसरों के साथ थे, वो भी उसमें शामिल हुए, क्योंकि उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। अब दूसरी बात इसमें ये हुआ, ये मसला जो है पिछले 30 साल 40 साल से चल रहा था जी। तो बीच में ये कम हुआ था, इसके केस को रीओपन किया गया, आज से 5-6 साल पहले किया गया था रीओपन। तो फिर इसमें जो सजा है, अब नेचुरली अदालत के पास आया है, उनको पास सबूत होंगे, उनके पास ये है, इसलिए इनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। लेकिन अब ये मेरे ख्याल में 70s में है, तो कई यानी कि टर्म्स इनके लोकसभा में भी रहे हैं। तो अब ये 70s में है और कई सालों से जेल में भी पड़ा है, सेहत भी इनकी खराब है। अब तो कुछ या पता नहीं है जितना सजा इसने काटा इसमें कमी की जाएगी या इसको पूरा ये जो है मुकम्मल किया जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो है जिंदगी का जेल में ही गुजारना पड़ेगा। हम तो यही कह सकते हैं इसके बारे में जो है, क्योंकि अदालत का फैसला है, इसको हम मानेंगे। बिल्कुल मंजूर साहब, अदालत का जो फैसला होता है उसको तो सभी को मानना ही है, लेकिन साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये एक फसाद नहीं था, बल्कि बहुत सारे फसादात हुए। बहुत सारे जो मुतासरीन हैं वो भी जो है इंतजार में है कि उनको भी इंसाफ मिले। नहीं, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई है उस पर भी जो है, और इसमें अदालतों को मुतहरिक होने की जरूरत है। सो मोटो नोटिस लेने की जरूरत है कि जहां पर इंसाफ नहीं मिला या डिले हो रहा है इंसाफ देने में, उस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की। एक्चुअली जो क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, टीम जो होता है करने में, वो इसमें बहुत टाइम लगाते हैं। जहां या तो उनको प्रेशर होना चाहिए किसी अथॉरिटीज की तरफ से, इस मसले को जल्द से जल्द हल करो, वरना वो बहुत टाइम लगाते हैं। और फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि जो लोग है भी, उनको भी कभी वो प्रूव नहीं कर सकते हैं अदालतों में कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जो है जो इस केस को देखते हैं, चाहे फसादात के केस हो या कोई दूसरे केसेस हो, उनको वो तो एफिशिएंट होने, प्रोफेशनल होने चाहिए, ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट भी करे और केस को आगे ले। लेकिन जो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होता है, इससे बहुत लोगों को जो है बरी भी होते हैं, कुछ लोगों को कम सजाएं मिलती है, ये भी प्रूव भी नहीं होता है कि वो इन्वॉल्व था या न था। जी हाँ, और इस मामले में सारे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। यकीन मधु साहब, ये इस हवाले से देखें अगर तो वाकई जो है एक बिलखुसूस मुसलमान जिस तरह से जो मुख्तलिफ मौक़ों पर जिस तरह के फसादात हुए, तो उसके जो मुतासरीन हैं वो आज भी जो है इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी तरह से अगर हम ज़किया जाफ़री की बात करें तो वो भी इंतकाल कर गई, यानी मामला बंद हो गया और वो इंतकाल कर गई, और इंसाफ लेकिन उनको जो मिलना चाहिए था वो इंसाफ उनको नहीं मिल पाया। तो बहरहाल सिर्फ एक ज़किया जाफ़री नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मधु साहब, अब हम
इंटरनेशनली अगर बात करें तो ये जो चेंज हमने सलामती कौंसिल में देखा है, और वो भी अमेरिका की जो खारिजा पॉलिसी है, और हाँ, 3 बिल्कुल वर्षों है। से हमने यूक्रेन के हवाले से जो कुछ देखा था, बिल्कुल यकसर तब्दील हम देख रहे हैं। और फिर 2 हरीफ ममालिक, मतलब वो एक दूसरे की तायद भी करते नजर आ रहे हैं, अमेरिका और रशिया। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जी। पहली बार अमेरिका और रशिया ने जो रेजोल्यूशन था इसके खिलाफ वोट दिया। जी इसमें चाइना ने भी दिया और इजराइल ने भी दिया। जी जी। ये एक है, नई ट्रेंड है, पहली बार हिस्ट्री में हुआ हाँ है हाँ जी हाँ। कि उन्होंने अपने अलायंस के खिलाफ वोट दिया है। हालांकि रेजोल्यूशन को पास किया गया है, उसमें 90 वोट्स आए, इनको ये जो 18 ने इसके खिलाफ बोल दिया है जी। लेकिन एक चीज है, ये अमेरिका का किसी हद तक हमें ये भी देखना चाहिए, इसके जो है कुछ 2-3 चीजें। एक तो अमेरिका ने पहले से ही, जब से सदर ट्रंप आया है, तो उसने कहा कि मैं इस जंग को खत्म करना चाहता है। हाँ जी हाँ, 100 दिन का टाइम भी दे दिया। ये है जी कि जंग मगरबी ममालिक के लिए ज्यादा, यानी कि उनके लिए, उनके घर पर, घर के बाहर जंग लड़ी जा रही है। जी हाँ, सरजमीन पे, उनके सरजमीन पे लड़ी जा रही है। बिल्कुल। पैसा जो 75% जो मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड, वो यूएस ने दिया है। जी हाँ। उनका ये कहना है कि अगर आप क्यों नहीं खुद इसका, आप भी यानी बर्दाश्त करें सब कुछ। जी हाँ। रिच नेशंस है, जी हाँ, फाइनेंशियली स्टेबल है, हम क्यों आपका जंग लड़ेंगे। हाँ, इनका एक मसला ठीक है। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि खामखा रशिया को इन्होंने इश्तियाल दिया, यानी भड़काया, क्योंकि उसको नेटो का मेंबर बनाना है। हाँ जी हाँ, प्रोवोक किया जी। अब दूसरी बार 3 साल से जंग लड़ रही जा रही है। अमेरिका के अलावा सारे यूरोपियन नेशन, नेटो कंट्रीज जो है, उन्होंने यूक्रेन की भरपूर मदद की, हथियार दिए, इक्तिसादी मदद की, लेकिन अल्टीमेटली यूक्रेन ही खराब हुआ। जी हाँ, हुआ नुकसान बिल्कुल रशिया को भी। जी हाँ। लेकिन और दूसरी बात क्या हुआ, वो समझता है, वो कहता है कि इस जंग में 3 साल, फिर भी अभी आज के दिन जो है 20% जो टेरिटरी है यूक्रेन की, अभी भी रशिया के कंट्रोल में। बिल्कुल जी हाँ। तो क्या और क्या देंगे, कितना एड देंगे, तो फिर क्या मिलेगा। और जब से इसमें एक और चीज आई है, नई तब्दीली, जो हमने, जब से गाजा वार शुरू हुआ जी, अमेरिका, जर्मनी, यूएस, यानी कि ब्रिटेन, या उनका जो ध्यान है वो इजराइल की तरफ गया। हाँ जी हाँ। वो इजराइल को ज्यादा देने लगे तवज्जो। जी हाँ। और यहाँ पर कम तवज्जो देने लगे। जी हाँ। ये रशिया को लिए ये एक मौका मिला कि उसने जो बीच में उसको कमजोरी आई कि कुछ इलाके उसको वापस भी देने पड़े, लेकिन फिर उसने कंसोलिडेट किया। जी हाँ। तो इसलिए ये जंग, अब जो कुछ भी है, इसको बंद ही करना पड़ेगा जी। ऑलरेडी यूक्रेन के जो है 80 लाख लोग डिस्प्लेस हुए जी। रिपोर्ट के मुताबिक जो है उनके तकरीबन 45 to 50,000 सोल्जर्स मारे गए, जबकि रशिया के 90,000। ये 3 साल में जो नहीं हो सका, इतना देते हुए, जब आपने उनको कहा, आप मिसाइल भी दिए, टैंक्स भी दिए, वो नए जो, ये इसके बावजूद अगर आप नहीं जीत सकेंगे, तो फिर इस जंग को मजीद जारी रखना किसके हाथ में। जी हाँ, बिल्कुल। ये आप ड्रेन कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया। इसने कहा चाहे ये माने न माने, आज गए हैं फ्रेंच के प्रेसिडेंट, गए हैं उनसे मिलने के लिए, ताकि इस पर जो है वो अपना मौको भी करे। लेकिन उनका ये कहना है, इसलिए जो रियाद में बातचीत हुई, पहला राउंड का जो है 4.5 घंटे चला, जिसमें यूएस और रशिया के वज़ीर खारजा के अलावा सऊदी अरब के वज़ीर खारजा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी पार्टिसिपेट किया। ये चीजें हैं, इससे जो है वो बातचीत इनिशियल स्टेज पर ठीक रही है। अब उन्होंने कहा कि वो खुद ट्रंप पुतिन से मिलना चाहता है। तो वो इस बार तो क्यों वो पैसे खर्च करेगा जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा, जिसमें बर्बादी और तबाही के खिलाफ, ये हम गाजा में भी कहते थे
ये गाजा में वार से लोगों की तबाही हो रही है, मकानात तबाह हो गए हैं, अस्पताल खराब कहीं बर्बाद हो गए हैं, कुछ नहीं रहा है जी। तो इंसानों की लाशों पर अगर हम लड़ेंगे जी। तो फिर इसका क्या फायदा है? यहाँ पर एटलीस्ट वो कहता है कि मैं वार के हक में हूं ही नहीं। जी हाँ, लेकिन फिर वार करते हैं। अगर अभी आपको देखा जब सीरिया में जो तब्दीली आई, जी हाँ, तो किसी ने इसको कहा, उनसे कहा हमें क्या है, ये टर्की करे कुछ करे, वहां के लोग करे, हमें इसके साथ कुछ नहीं है। कुछ चीजों में ये पहले से कह रहा था ट्रम्प, कुछ चीजें इसकी अच्छी भी थी। इसने कहा था अफगानिस्तान से हमें निकलना चाहिए। जी हाँ, हमने खामखा वहां पर जो है $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं, क्या फायदा क्या मिला? कर 20 साल रहकर आपको क्या मिला? कुछ नहीं हुआ। मतलब साहब आखिरी मैं सवाल करूंगा, 2 मिनट है हमारे पास, वो ये है कि गाज़ा का जो सीज़ फायर है वो जिस तरह से, मतलब उसके मुआहदे के तहत जो महरूसीन को रिहा करना चाहिए था, इजराइल ने महज वो जो मतलब ऑर्गेनाइज करके जिस तरह से छोड़ा जा रहा था उसको मुद्दा बनाकर जो है रोक लिया है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब दूसरे मरहले का मामला आगे बढ़ेगा या फिर इजराइल कुछ और चाहता है, जबकि कैप्टिव्स अभी हमास के पास हैं? इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो नहीं चाहता है कि दूसरा ये हो जाए। हाँ। अब देखना है कि इंटरनेशनल प्रेशर इस पर, खासकर अमेरिका का प्रेशर इस पर हो जाए हो तो इस हिसाब से वो काम करेगा। भाई सवाल ये है कि आप अगर इसको दूसरा मरहला नहीं चाहते तो क्या आपको कैप्टिव्स भी नहीं चाहिए? अभी है ना हमास के पास। इतनी देर देखिए, ट्रंप ने कुछ भी कहिए, हालांकि उसने फिर बाद में ये भी कहा था कि फलस्तीनियों को गाजा छोड़ना चाहिए। वो जब उसको लगा कि ये नहीं होने वाली बात है, ने इसको एक्सेप्ट नहीं कहा। किसने कहा? मैंने ये एक सजेशन दी थी, अगर उनके पास कोई बेटर प्लान है मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा, ये उसने कहा। लेकिन दूसरी बात ये है, ट्रंप की वजह से ही पहले में ये नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं था, जब उस वक्त बाइडेन के आखिरी दिन थे हुकूमत के में। जी जी। तो लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने भी टॉक्स में हिस्सा लिया और क्लियरली इसको कहा, जो ये वही सीज फायर था, प्रपोजल था जो जुलाई में बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने पेश किया और उसको एक्सेप्ट भी किया गया, बाद में इजराइल मुकर गया उससे। जी जी। लेकिन इन्होंने इसको कहा आपको एक्सेप्ट करना है, और उनको भी पता है इनके मिजाज के बारे में, तो उसने एक्सेप्ट किया। अब ये देखना है कि जो है ट्रंप इस मामले में क्या करेगा। क्या वो इसको मजबूर करेगा दूसरा फेज जो है सीज फायर का एक्सेप्ट करने में, या वो भी चाहता है जैसे वो कहता था कि आई विल मेक गाजा हेल। जी हाँ, बार बार उन्होंने कहा, ये भी उन्होंने कहा। तो देखना है किस हद तक संजीदा है, क्या वो चाहता है इस मसले को भी खत्म ही करे ताकि वो दूसरे चीजों में। ट्रंप ने बहुत सारे चीजें यानी कि ओपन अप किए हैं। जी हाँ। और अगर वो हर एक जगह ऐसे ही रहेगा, कहीं यूक्रेन, कभी गाजा, कभी पानामा, कभी कनाडा, कभी ट्रेड वार, तो फिर इसके लिए बहुत मुश्किलात हो जाए। हाँ, ये सारी चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बस देखना यही है कि जिस तरह की तब्दीली हम देख रहे हैं, यानी इंटरनेशनली अगर देखें तो सलामती कौंसिल में ये जो अमेरिका की जो पॉलिसी जो सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में, तो ये रिवायत से हटके है अमेरिका की। हमेशा अमेरिका की जानिब से यानी हमने ये देखा कि वो यूरोप के साथ रहा, हमने ये देखा 3 वर्षों में वो यूक्रेन के साथ रहा, और हमने ये देखा कि इजराइल के साथ भी रहा। इजराइल के हवाले से बज़ाहिर तो हम अमेरिका की पॉलिसी को या फिर डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के साथ देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं वो ये जता रही हैं कि फ़िलहाल वो जंग बंदियाँ चाहते हैं, फ़िलहाल वो यानी जितने डिस्प्यूट्स हैं उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या वो इस मामले में आगे भी जो है यानी कायम रहेंगे और उनको चैलेंजेस नहीं होंगे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह का एक मूव हमने यूक्रेन वॉर में देखा है सलामती कौंसिल में, वो बड़ा यानी तारीखी साबित हुआ है आज का जो दिन रहा, कि इसमें यूक्रेन का साथ नहीं दिया गया और यूरोप से, बरतानिया से हमने देखा कि अमेरिका की पॉलिसी मुख्तलिफ रही। अब गाज़ा में क्या होगा? क्या वाकई फ़लस्तीनी जो महरूसीन हैं उनको रिहा किया जाएगा 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों में, या फिर इजराइल भी कुछ और चाहता है? ये कुछ ही घंटों में हमको पता चल जाएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।